प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह को किया संबोधित। भारतीय वस्त्र शिल्प कोष का ई पोर्टल भी किया लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित क्षेत्रीय पंचायत राज परिषद के 2 दिवसीय सम्मेलन को किया संबोधित। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल सम्मेलन में हुए शामिल। प्रदेश भर में आज से सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए पहले चरण के टीकाकरण अभियान की हुई शुरुआत। और नूंह जिले में हुई हिंसा के बाद सरकार की ओर से शांति बहाली की प्रक्रिया लगातार जारी। बाजार में दुकानें आंशिक रूप से खुली। बैंक और एटीएम सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक के लिए खोले गए। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के मौके पर बुनकरों और हथकरघा उद्योग से जुड़े कारीगरों से मुलाकात की। प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में उन्होंने पारंपरिक शैली और उत्पादों के बारे में जानकारी ली। अमृत महोत्सव के मौके पर 75 अलग अलग शैलियों को यहां प्रदर्शित किया गया। प्रधानमंत्री ने भारतीय वस्त्र शिल्प कोष को ई पोर्टल भी लॉन्च किया। ये पोर्टल भारतीय परंपरा और हथकरघा के वैभवशाली संस्कृति की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराएगा। इसे निफ्ट द्वारा तैयार किया गया है। ये विभिन्न शिल्प को संरक्षित और संवर्धित करेगा। ये एक ज्ञान कोश जैसा होगा जहां डिजिटली सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे परिधान हमारी पहचान से जुड़े हैं। पौने 2 लाख संस्थाएं जैम पोर्टल से जुड़ी हुई है। साथियों, हमारी सरकार अपने बुनकरों को दुनिया का बड़ा बाजार उपलब्ध कराने पर भी स्पष्ट रणनीति के साथ काम कर रही है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के एमएसएमईज, हमारे बुनकरों, कारीगरों, किसानों के उत्पादों को दुनिया भर के बाजारों तक ले जाने के लिए आगे आ रही है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य रहा है कि जो वस्त्र उद्योग पिछली शताब्दी में ताकतवर था, उसे आजादी के बाद सशक्त करने पर जोर नहीं दिया गया। आज का भारत लोकल के प्रति वोकल ही नहीं है, बल्कि उसे ग्लोबल बनाने के लिए वैश्विक मंच भी दे रहा है। आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों के अवसर पर हमें स्वदेशी के संकल्प को दोहराना है। स्वाभिमानी होगा, जिसको स्व पर अभिमान होगा, स्वदेश पर अभिमान होगा, उसके लिए खादी वस्त्र है। लेकिन साथ साथ जो आत्मनिर्भर भारत के सपने बुनता है, जो मेक इन इंडिया को बल देता है, उसके लिए ये खादी सिर्फ वस्त्र नहीं, अस्त्र भी है और शस्त्र भी है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर जींद जिले के निर्वाणा हलके के धरोदी गांव स्थित संत महावीर जैन ट्रस्ट में हथकरघा दिवस मनाया गया। इस मौके पर सभी बुनकरों ने प्रधानमंत्री का संबोधन ऑनलाइन सुना। कार्यक्रम में शामिल करनाल के एमएसएमई के निदेशक संजीव चावला ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुनकरों को प्रोत्साहित करना है। हथकरघा उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने के अलावा महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने का अवसर देता है। हमारे देश में कई राज्य अपने हथकरघा के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं ट्रस्ट के चेयरमैन ने कहा कि धरोदी गांव में बनाए गए क्लस्टर में बुनकरों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। अब तक 125 महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया है। हमारी बहुत सारी मार्केटिंग की स्कीम्स भी हैं। इस क्लस्टर को हम और आगे ले जाना चाहते हैं। ये देखिए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्फूर्ति प्रोग्राम में क्रिएट हुआ है। स्फूर्ति एमएसएमई मंत्रालय की एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, जिसके तहत हम जो विलेज इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं और इस तरह के क्लस्टर और भी बनाए जा सकते हैं, ताकि जो आर्टिजन्स को और जो गांव में काम करने वाले
हमारे जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको सपोर्ट मिल सकती है। हमने यहाँ लगभग 125 महिलाओं को रोज़गार दे चुके हैं और बाकी 761 का हमने लिस्ट बनाया हुआ है और पूरे को यहाँ स्किल ट्रेनिंग देके और फिर यहीं रोज़गार देने का लक्ष्य है और रोज़गार दे रहे हैं। धरोदी गांव के क्लस्टर से प्रशिक्षित महिलाओं ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि यहां प्रशिक्षण लेने के बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। सर पहले से और अब हम में बहुत बदलाव आया सर। पहले हम सब घर पे ही रहते थे जी, घर पे कोई काम नहीं था जी, बस घर तक ही चूल्हा चौका था जी। लेकिन अब यहाँ आके हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है जी वो उनको बहुत बेहतर के तरीके से करती है जी। हमने पहले यहाँ पे काम सीखा सर। हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन श्री शमशेर सिंह नैन जी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया सर हम महिलाओं के लिए जी, और वो भी ग्रामीण महिलाओं के लिए, विशेषकर जो घर पे रहती है। मैं जब से यहाँ ट्रस्ट से जुड़ी हूँ उस दिन से मैंने कभी खेतों में काम नहीं किया और मेरे को यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमें इनकम भी पूरे टाइम पे मिल रहा है। हम बहुत खुश हैं कि हम इस ट्रस्ट से जुड़े हैं। हम शमशेर सर जियों का बिल्कुल दिल और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित क्षेत्रीय पंचायत राज परिषद के 2 दिवसीय सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद 4 दशक तक कांग्रेस को ये समझ में नहीं आया कि गांव में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना कितना ज़रूरी है। इसके बाद जो जिला पंचायत व्यवस्था बनी उसे कांग्रेस शासनकाल में अपने हाल पर ही छोड़ दिया गया। आजादी के बाद 4 दशक तक कांग्रेस को ये समझ ही नहीं आया था कि गांवों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना कितना आवश्यक है। इसके बाद जो जिला पंचायत व्यवस्था बनी भी उसे कांग्रेस शासन में उसे अपने नसीब पर छोड़ दिया था, अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। यानी गांव में बसने वाली देश की 2/3 आबादी के लिए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और उसके समान सोच वाले दलों पर भी हमला बोला। साथ ही पीएम ने कहा कि भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में आपको पंचायती राज व्यवस्था का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। केंद्र ने 100% लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जिससे जातिवाद और भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिली है। कांग्रेस और उसके जैसी सोच वाले दलों ने अपने भ्रष्टाचार और भ्रष्ट नेताओं के एडजस्टमेंट का अड्डा बना दिया था। कांग्रेस के राज में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के ठोस प्रयास कभी नहीं किए। एक जिला पंचायत डेवलपमेंट प्लान भी होना चाहिए। इसमें आप तय समय में अपने लक्ष्यों को हासिल करने का रोडमैप बना सकते हैं। साथियों, भाजपा के प्रतिनिधि के तौर पर आपको पंचायत व्यवस्था का लाभ समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना है। वहीं सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद मजबूत हुआ है। जिस तरीके से पंचायती राज का सबलीकरण हुआ है, उनको जो ताकत प्रदान हुई है, वह सच में हम सब लोगों को प्रेरणा भी देता है और बहुत कुछ सीखने की गुंजाइश भी देता है। इसलिए आपने जो ये परिषद को आहूत किया है, इसका लाभ हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जरूर उठाएंगे।
इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भाजपा के 2 दिवसीय क्षेत्रीय पंचायत राज परिषद सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। सूरजकुंड में आयोजित इस सम्मेलन में हरियाणा सहित जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 182 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़ भी ने कहा कि सम्मेलन में प्रतिनिधियों से पंचायती राज को और मजबूत करने के लिए चर्चा की जाएगी। इस दौरान कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्रालय और हरियाणा सरकार द्वारा कराए गए कार्यों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। परिषद जो हमारे 5 राज्यों के जिला परिषदों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चेयरमैन हैं, उनका आज यहाँ पर 2 दिन का प्रशिक्षण कह सकते हैं या 2 दिन का उनका वर्ग है, वो आज यहाँ संपन्न हो रहा है। राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, लेह लद्दाख, ऐसे 5 राज्यों का यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है प्रशिक्षण का। हमारी पार्टी की सदैव निरंतर परिपाटी है जिससे कार्यकर्ता समय समय पर पार्टी की नीतियों से अपडेट रहे। सारी केंद्र सरकार की योजनाओं के ऊपर चर्चा होती है, हमारे प्रदेश में कार्यक्रम है उस पर भी चर्चा की, और पार्टी की ऐसी बहुत सी नीतियां होती हैं क्योंकि सब अपने क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको पार्टी के बारे में भी सारी रीति नीति के बारे में जानकारी रहे, अपडेट रहे कार्यकर्ता, इस नाते से ये नूंह में हुई हिंसा के बाद अब हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से दोनों समुदायों के साथ लगातार बैठक कर शांति बहाली के प्रयास जारी हैं। दैनिक सामानों की जरूरत के मद्देनजर प्रशासन द्वारा कर्फ्यू में पिछले 3 दिनों से कुछ समय के लिए ढील दी जा रही है। भाजपा के पूर्व विधायक व 36 बिरादरी के चौधरी जाकिर हुसैन ने कहा कि शहर में आज से कुछ समय के लिए बाजार खोलने की शुरुआत हो गई है और आगामी 1-2 दिनों में पूर्ण रूप से बाजार खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि नूंह क्षेत्र का आपसी भाईचारा सदियों से चला आ रहा है। यहाँ लोग सभी धर्मों के त्योहार को मिलकर मनाते हैं। उन्होंने आम जन से किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की। सभी 36 बिरादरी के सभी प्रमुख लोगों ने, शहर के हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने, हमारी सब्जी मंडी के अध्यक्ष ने और सभी गणमान्य व्यक्तियों ने ये फैसला लिया कि हालात को, ये मेवात हमारी है और हमें इसको उसी वापस जो भाईचारा, अमन चैन जो यहाँ पर रहा है और रहेगा, उसी को वापस हमें जल्दी से जल्दी बहाल करना चाहिए, क्योंकि गुंडों का कोई धर्म नहीं होता और जो यहाँ पर हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। यही निर्णय लेते हुए आज फैसला किया गया कि प्रशासन की तरफ से जो कर्फ्यू में ढील दी गई है। साथ ही नूंह जिला प्रशासन ने स्थिति के सामान्य होने के बाद नूंह शहर में बैंक व एटीएम खोलने की अनुमति दी। बैंकों में वित्तीय लेन देन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक हुआ, जबकि एटीएम सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहे। प्रशासन के आदेश हैं कि 10 से 3 बजे तक ब्रांचों में कामकाज होगा और 11 से 2 कैश का लेन देन होगा। सिर्फ भीड़ भाड़ होगी, काफी सरकारी कर्मचारी कार्यालयों के कामकाज ज्यादा होगा क्योंकि पे ऑर्डर्स वगैरह, सैलरी के ऑर्डर्स हैं, तो सरकारी लेन देन ज्यादा होने की संभावना है। बाकी लोगों का रुझान तो कम ही है, सुबह सुबह की भीड़ के हिसाब से काफी है भीड़। SBI बैंक खुला है और काम काज अच्छा ठीक चल रहा है। टाइम पे ही इन्होंने बैंक खोला है और कैश के लिए हमारे लोगों को भीड़ भाड़ नहीं, छोटी मोटी लोग आए हैं। आज किसी को सूचना है, किसी को सूचना नहीं। नूंह के उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कल शाम एक प्रेस वार्ता में बताया कि जिले में फिलहाल हालात सामान्य हैं। उपायुक्त ने दोनों समुदाय के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और आरोपियों को पकड़ने में पुलिस की मदद करें। साथ ही उन्होंने कहा कि 84 कोस की परिक्रमा सबसे बड़े भाईचारे की मिसाल है। इस परिक्रमा के दौरान नूंह में आने वाले श्रद्धालुओं को सभी वर्ग के लोगों के द्वारा सेवा की जा रही है। 84 कोस की परिक्रमा आराम से चल रही है और बड़े ही सौहार्द का है। तो मैंने और एसपी साहब ने दोनों कम्युनिटी से यही अपील की है कि आपके बीच जितना भी ये लोगों में बीच में कोई गैप आ गया है, चाहे कोई भी तरह का वो आया है, उस चीज़ को आप कम कीजिए और दोनों बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं वो बैठिए, अपने जो गिले शिकवे हैं साथ में, या जिन लोगों ने इस तरह से
कोई गलत हरकतें की है, किसी का कोई नुकसान पहुंचाया है, उसको भी ध्यान में रखते हुए उनको भी आगे लेके आइए, उनको भी सरेंडर करवाइए। साथ ही साथ हमने ये भी अपील की है कि आने वाले समय में आप लोग ये अपनी तरफ से एश्योरेंस दें कि कोई भी तरह की जो है इंसिडेंट नहीं होगा। वहीं पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह बिजारनिया ने बताया कि अब तक जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ 35 स्थानों पर अभियान चलाकर लगभग 57 एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आने वाले फर्जी संदेशों से सावधान रहें। एसपी ने कहा कि नूंह में बलात्कार की कोई घटना नहीं हुई है। हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देख रहे हो मीडिया के जो आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए वीडियो हैं, उन्हीं का प्रयोग करके डेमोलिशन के अंदर जो पत्थरबाजी के लिए जो बिल्डिंग यूज की गई है उनको काम में लिया जा रहा है। जहां तक एफआईआर की बात है, तब तक 56 एफआईआर हमने रजिस्टर कर ली हैं और 147 के आदमी आसपास अरेस्ट हो रही है। ऑनगोइंग प्रोसेस है, जैसे जैसे आइडेंटिफाई हो रहे हैं। कुछ टीम्स आइडेंटिफिकेशन में लगी हुई है, कुछ टीम अरेस्ट टीम में लगी हुई है, एसटीएफ टीम लगी हुई है। तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जिसके अंदर हम लोग पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। प्रदेश भर में आज से सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर सोनिया त्रिखा खुल्लर ने पंचकूला में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर महानिदेशक ने बताया कि मिशन इंद्रधनुष के तहत पहला चरण आज से पूरे प्रदेश में आरंभ हो रहा है। इसका दूसरा चरण 11 से 16 सितंबर और तीसरा चरण 9 से 14 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इसमें 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे व गर्भवती महिलाओं के लिए मेगा टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण का रिकॉर्ड यूविन पोर्टल पर संग्रहित किया जा रहा है ताकि एक भी बच्चा टीकाकरण से छूट ना पाए। पहली बार स्वास्थ्य विभाग की कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे प्रदेश में घर घर जाकर बच्चों का रिकॉर्ड एकत्रित किया गया है। तो पहला इसका हफ्ता आज से शुरू हो रहा है, दूसरा हफ्ता सितंबर में होगा, जो कि कितनी सितंबर 11 सितंबर से 11 सितंबर से शुरू हो रहा है। थर्ड है अक्टूबर 9 से। तो एक एक हफ्ते के लिए कि एक तो हमने सारे स्टेट्स में करना है, सारे ज़िलों में करना है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जहाँ पर मीजल्स रुबेला की आउटब्रेक होती थी वो उनको हम टारगेट करते थे। दूसरा इसका जो डिफरेंस है वो ये है कि पहले हम सिर्फ 2 साल तक के बच्चों को टारगेट करते थे, इस बार हम 5 साल तक के बच्चों को। और जो रूटीन इम्यूनाइजेशन किया रहा है उनको तो देंगे ही, पर हमारी एएनएम्स ने ऑलरेडी अपने अपने एरिया में एक इंटेंसिव और एक्सटेंसिव हेड काउंट सर्वे किया है, जिससे कि उन्हें ऑलरेडी पता है कि उनके कौन कौन से बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हो गए थे किसी स्टेज पे। तो उनको स्पेशल निमंत्रण देकर आज हम उनकी सारी वैक्सीनेशन कंप्लीट करेंगे। सिमिलर थिंग हम करेंगे सितंबर में, जो डेट्स बताएं, और ऐसे ही अक्टूबर के अंदर, ताकि उनकी पुरानी सारी वैक्सीनेशन की जो कमी रह गई थी वो पूरी हो जाए। वहीं महिलाओं ने कहा कि सरकार द्वारा निःशुल्क टीकाकरण करवाना बहुत ही सराहनीय है। इससे हमारा और बच्चों का बीमारियों से बचाव सुनिश्चित होगा। समय पर बुलाया जा सकता है। मेरी डिलीवरी होने वाली है और मेरा बच्चा भी ठीक है। और आज मैं यहाँ पे टीका लगवाने आई हूँ, और जो हम बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो ये खसरा हो गया बीमारियों के लिए बहुत ज़रूरी है, और जो ये हमारे लिए कर रहे हैं वो हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल शहर में स्थित नागरिक अस्पताल में भी आज मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। प्रदेश के राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने इसका शुभारंभ किया। राज्य मंत्री ने कहा कि योजना के तहत महेंद्रगढ़ जिले में 141 स्थानों पर यह टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वस्थ रखने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनका सीधा लाभ आम जन को मिल रहा है। सरकार प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की जांच करवा रही है ताकि गंभीर बीमारियों का पहले ही पता लगाया जा सके। हमारे ज़िले में भी 139 जगह पर ये आज एक साथ शुरू किया गया। मिशन का उद्देश्य है कि कोई भी हमारी गर्भवती महिला या बच्चा बगैर टीकाकरण की ना रह जाए। स्लम बस्तियाँ हैं, उनके अंदर भी जाकर ऐसे केसेस को चिन्हित करके वहाँ भी ये टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया। उद्देश्य है कि हमारे देश का हर नागरिक स्वस्थ हो, हर नागरिक रोग विहीन रहे। उसके इस उद्देश्य को लेकर हमने ये अभियान शुरू किया है।
वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश चंद्र आर्या ने बताया कि जिन महिलाओं और 5 वर्ष तक के बच्चों को कोविड के समय टीका नहीं लगा था, उनके लिए सरकार ने सघन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की है। मोबाइल टीमें प्रत्येक घर में जाकर टीकाकरण करेंगी ताकि कोई भी गर्भवती महिला और बच्चा इस टीकाकरण से ना छूटे। पहले से ही जो हमारे लेफ्ट आउट बेनिफिशरीज हैं, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हैं या 0 से 2 साल के बच्चे या 2 से 5 साल के बच्चे, उनको चिन्हित कर लिया गया है और उनको ही टारगेट किया जाएगा। खासकर जो हमारी स्लम पॉपुलेशन है, माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, भट्ठोज पे जो पॉपुलेशन है, जो जिसको टीकाकरण कोई भी टीका नहीं लगा हुआ है, उसको भी हमें इसमें स्पेशल अपनी मोबाइल टीम गठित की हुई है। वो मोबाइल टीम जाके वहाँ पे उनका टीकाकरण करेंगी। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर नई चीज़ आई है कि हाँ, गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने एक यूविन पोर्टल स्टार्ट किया है। यूविन पोर्टल पे जो भी इसमें जैसे कोविन पोर्टल था, उसी तरह से है ये खुद भी, जो जितने भी बेनिफिशियरी खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं या किसी भी हेल्थ सेंटर जहाँ डेजिग्नेटेड हेल्थ सेंटर पर आएँ, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन के साथ साथ सेम डे ही उसी वक्त उनको उनका टीकाकरण का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल महाराष्ट्र के पुणे में केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार CRCS कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पुणे बहुराज्य सहकारी समितियों की देखभाल करने वाला केंद्रीय रजिस्ट्रार ऑफिस का सिस्टम आज से पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। अब किसी भी बहुराज्य सहकारी समिति को अपनी ब्रांच बढ़ानी हो या दूसरे राज्य में जाना हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। समितियों की देखभाल करने वाला सेंट्रल रजिस्ट्रार की ऑफिस का पूरा सिस्टम CRCS का कार्यक्रम आज से पूर्णतया डिजिटल हो रहा है। अब कोई भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपनी ब्रांच बढ़ानी है, दूसरे राज्य में जाना है, अपना ऑडिटेड बैलेंस शीट फाइल करना है, अपनी रिपोर्ट भेजनी है, किसी भी चीज के लिए कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आपकी ऑफिस से ही आप भारत सरकार के रजिस्ट्रार के यहाँ पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हो और वो वैध होगा। अमित शाह ने महाराष्ट्र को सहकारिता आंदोलन का केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि भाई भतीजावाद को छोड़कर देश के विकास के लिए सक्षम युवाओं को सहकारिता आंदोलन से जोड़ना होगा। उन्होंने सहकार से समृद्धि का मतलब भी समझाया। व्यक्ति को अपने जीवन को उन्नत बनाने का मौका देना, छोटे से छोटे व्यक्ति को देश की आर्थिक प्रगति में योगदान लेने के लिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म देना और सहकारिता के माध्यम से इसका जीवन का उद्धार करना। और इसीलिए इस सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई है। आज हमने जिस पोर्टल को यहां पर शुरू किया है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चीन के विदेश विभाग और न्यूज क्लिक के संबंधों के उजागर होने के बाद आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस, चीन और न्यूज क्लिक एक ही गर्भनाल का हिस्सा है। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान साफ देखा जा सकता है। चीन के प्रति उनका प्रेम देखा जा सकता है और वो भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल देर सायं जींद जिले के उचाना हलके के डूमरखां गांव में एक जनसभा को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उचाना की वर्षों पुरानी मांग के तहत पीने के पानी की समस्या का स्थायी समाधान किया गया है। इसके लिए लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से भाखड़ा सिरसा ब्रांच से 17 गाँवों को पानी
पीने का स्वच्छ पानी दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि खेड़ी मसानिया में देश का दूसरा फायर ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। पिछले 3 वर्षों में उचाना विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों विकास परियोजनाओं पर 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यमुना का पानी आता था, बारिश आती थी 42 दिन में, डिग्गी सूखी रहती थी। 2 या 3 गांव में तो मुझे याद है, मैं एमपी था, पानी वाले बोर एमपी लाइट से करवाए कि पीने की प्यास मिट जाए लोगों की। और आज लगभग 70 करोड़ की लागत से 17 गांव को नरवाना बांध से भाखड़ा का नीला पानी पीने के लिए प्रोजेक्ट काम पे शुरू हो चुका। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश की सभी पंचायत संस्थाओं में महिलाओं को 50% और सभी ग्रामीण राशन डिपो में 33% आरक्षण का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में 75% आरक्षण देने का फैसला भी महत्वपूर्ण है। क्या हर तीसरा राशन डिपो जो प्रदेश का होगा वो आने वाले भविष्य में इनका नहीं होगा? हमारा वादा था, पूरा हुआ नहीं हुआ? आज पंचायतों के अंदर हर दूसरी कुर्सी एक महिला लिए बैठी। नहीं हो रहा, 50% नहीं आई पंचायतों में चुनती। वादा था, पूरा हुआ। 75% की बात है, कानून बनाने की बात थी, कानून बनाया नहीं बनाया विधानसभा। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में पुरातत्व विभाग की ओर से आज 5वां सर्वे किया गया। आज सर्वे पहले सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक, फिर दोपहर 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक सर्वे किया गया। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने फिर दोहराया है कि ये वैज्ञानिक सर्वेक्षण है और यहाँ एक अधिवक्ता आयोग के सर्वेक्षण से अलग है। ये सोचना गलत है कि हर दिन कुछ नया मिलेगा, क्योंकि संरचना और वास्तुकला का विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन हो रहा है। अब एएसआई की रिपोर्ट आएगी, तब हमें निष्कर्ष पता चलेगा। सर्वे है और साइंटिफिक सर्वे एडवोकेट कमीशन के सर्वे से अलग होता है। यहाँ पे अगर ये सोचना कि हर दिन कुछ मिलेगा, वो गलत है, क्योंकि इसकी डिटेल पूरे स्ट्रक्चर की, यहाँ के आर्किटेक्चर की, इसके नीचे क्या है, हर एक चीज़ की बड़ी डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी की जा रही है। और जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि एएसआई की फाइंडिंग्स क्या हैं। वहाँ पे जो मशीन्स का उपयोग होने वाला है, मशीन्स का उपयोग होगा, उसके बाद हमें भी नहीं बताया जाएगा कि आज वहाँ पे क्या मिला। वो सारी चीज़ें एएसआई की रिपोर्ट में आएंगी। फतेहाबाद के रतिया शहर में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल विशेष तौर पर शामिल हुए। सम्मेलन में आगामी चुनाव और केंद्र की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में सुनिश्चित करे कि कोई भी लाभार्थी केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित ना रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि 7 अगस्त को पूरे प्रदेश में पार्टी एक विशेष अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और शहीदों के गांव की मिट्टी को कलश में भरकर दिल्ली अमृत वाटिका में ले जाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने नूंह में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए दोनों दलों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। भिन्न मोर्चों के नेतृत्व में, प्रकोष्ठों के नेतृत्व में तिरंगा यात्राएं आयोजित करने का फैसला लिया है और हर शहीद के गांव से उसकी पवित्र मिट्टी लेकर कलश लेकर आएंगे और बाद में ये कलश इकट्ठे होंगे मंडल के लेवल पर और 7,000 से अधिक लोग दिल्ली पहुंचेंगे। एक अमृत वाटिका वहाँ बनेगी। प्रधानमंत्री जी इन कलशों का स्वागत करेंगे। ये बात हम गाँव में भी इस प्रकार से 75 पेड़ लगा के अमृत महोत्सव को याद रखना चाहेंगे। वहीं सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने अपने लोकसभा क्षेत्र के 2 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को कि ये हमारा जो है अमृत महोत्सव जो चल रहा था, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था, तो उसका समापन जो है इस 15 अगस्त को होना है। तो उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर 508 ऐसे अमृत भारत स्टेशन बनाने की जो है मुहिम शुरू करी है, कि जिसके तहत जो है वो A1 क्लास के जो हमारे रेलवे स्टेशन हैं वो बनेंगे, जिसके अंदर जो है हमारी मेरी लोकसभा के 2 रेलवे स्टेशन अभी फ़िलहाल फर्स्ट फेज़ के अंदर आए हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो जो सिरसा का रेलवे स्टेशन है उसके अंदर 17 करोड़ की लागत से। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।